अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 10th क्लास की केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था, विच इज़ एटमॉस्फेयर। आज हम 14.3 टॉपिक स्टडी करेंगे उसका, विच इज़ पोल्यूटेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पोल्यूटेंट क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी वेस्ट मटेरियल पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आती है, जो कि हमारी हवा, पानी और मिट्टी को आलूदा करती है। सादा लफ्ज़ों में 3 फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं पोल्यूटेंट की सिविरिटी को। नंबर 1 केमिकल नेचर, नंबर 2 कंसनट्रेशन, नंबर 3 परसिस्टेंस, कि उसकी केमिकल नेचर क्या है, उसकी मिकदार कितनी है और वो कितना टाइम एटमॉस्फेयर में रहती है या वाटर में, सॉइल में एग्जिस्ट करती है। उससे उसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो पोल्यूटेंट ज़्यादा हार्मफुल है या लेस हार्मफुल है। ये सारे के सारे पोल्यूटेंट्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं और डिस्चार्ज होते हैं इन्वायरमेंट में ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये हमें, हमारी लाइफ को, हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल बनाते हैं। पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच कॉज पोल्यूशन, और कंटेमिनेंट्स वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि किसी भी चीज़ को इम्प्योर बनाती हैं। प्रॉपर डेफिनेशन है, द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, तो आप इसको डिफाइन करेंगे। कोई भी चीज़ वो कह रहे हैं, कोई भी बेनिफिशियल सब्सटेंस भी होगी, उसकी भी अगर स्पेसिफिक कंसनट्रेशन से वो बियॉन्ड हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो वो हार्मफुल हो जाएगी। एयर पोल्यूटेंट्स चेंज कर देते हैं वेदर को, ये ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 14.3.1 टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स की टाइप्स हमें बताई गई हैं। 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हमारे पास वेस्ट और एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं ड्राइवन आउट बिकॉज ऑफ द कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। फॉसिल फ्यूल की कंबस्टन और ऑर्गेनिक मैटर की कंबस्टन से जो वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, स्पेसिफिकली नाइट्रिक ऑक्साइड NO, हाइड्रोकार्बन CH4, अमोनिया एंड कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, तो आपने कीप दैट इन योर माइंड। 2 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं इनमें डिफरेंशिएशन के, एक इनकी डेफिनेशन और एक इनकी एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? ये वेरियस रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से प्रोड्यूस होते हैं। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उनसे जो प्रोडक्ट्स फर्दर बनती हैं उनको बोलते हैं हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इनकी एग्जांपल हैं सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ओजोन एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है एब्रीवेशन के पैन जो है PAN वो किसका एब्रीवेशन है, तो आपने जहन में रखना है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 14.3.2 सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज उन्होंने बताए हैं। 99% जो एटमॉस्फेयर है वो कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हमने पहले ये बात पढ़ी है कि 99% एटमॉस्फेयर में हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 मेजर गैसेस होती हैं। और गैसेस भी होती हैं, वो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में होती हैं, और उनके मेजर इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर डिटरमिन करता है हमारे एनवायरनमेंट को जिसमें हम रहते हैं। माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेफ़ हैं एक स्पेसिफिक कंसनट्रेशन तक। अगर उस कंसनट्रेशन से वो बढ़ जाएँ तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से तो वो हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं। उन्होंने ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की बात की है कि सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि 2 नंबर का, कि आप ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के सोर्सेज बताएं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के, तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है। नंबर 1 पे वो कह रहे हैं कि ये गैसेस जो हैं वो वोल्केनिक इरप्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से नेचुरली एमिट हो रही होती हैं। नंबर 2 पे मेजर सोर्स जो है इन गैसेस की एमिशन का वो है कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आ जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स बर्नट होते हैं कंबस्टन इंजन,
of any type of automobile, kiln of any industry or open air fires emit carbon monoxide and carbon dioxide. फॉरेस्ट फायर्स जो होती हैं, हमारे पास जंगलों में आग लगती है, वुड हम बर्न करते हैं, उससे भी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है। और अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड हो हमारे पास तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन डोमिनेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर बनाती है हमारे अर्थ के अराउंड, जस्ट लाइक एन इन्वेलप। ये अलाउ करती है हीट रेस को कि वो हमारे सन से आएँ और पास हो जाएं हमारी अर्थ में पहुँचें, उसको वार्म अप करें, क्योंकि हमारा टेम्परेचर, वार्म अप टेम्परेचर हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। अब ये रेस रिफ्लेक्ट होती हैं अर्थ सरफेस से और वापस चली जाती हैं अपर एटमॉस्फेयर में। नॉर्मल कंसनट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इनफ होती है हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म करने के लिए, लेकिन अगर इस नॉर्मल कंसनट्रेशन से ज़्यादा हो जाए तो हमारी अर्थ जो है वो रहने के काबिल नहीं होगी। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हमारे पास -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता अगर, जबकि एवरेज टेम्परेचर हमारे पास कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो एयर पोल्यूटेंट नहीं है, बल्कि एक एसेंशियल गैस है हमारी प्लांट्स के लिए, और ऑक्सीजन एसेंशियल है हमारे एनिमल्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, जबकि एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में और हमें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से एक नेचुरल बैलेंस एग्जिस्ट करता है बिटवीन दीज एसेंशियल गैसेस। लेकिन ये बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा और कम हो रही है। नेक्स्ट उन्होंने एक इक्वेशन बताई है C6H12O6 + 6 ऑक्सीजन एरो 6 CO2 + 6 H2O। अब एनिमल्स रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे होते हैं, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके प्लांट्स हमारे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाकर दे रहे होते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस गैस नहीं है, लेकिन अगर इसकी कंसनट्रेशन बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स की वजह से और डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इसकी कंसनट्रेशन ख़तरनाक हद तक, अलार्मिंग हद तक इंक्रीज़ हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक ग्लास वॉल ऑफ ग्रीन हाउस की ग्लास वॉल की तरह एक्ट करती है। ये यूवी रेडिएशंस को अलाउ करती है, लेकिन ये IR रेडिएशंस को पास करने के लिए अलाउ नहीं करती, बल्कि ये ट्रैप कर लेती है इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो कि अर्थ से एमिट हो रही होती हैं। इसी इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होंगी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी और टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो आपने याद रखना है कि एज द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इंक्रीज, लेस हीट एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, therefore average temperature of surface gradually increases and this is called greenhouse effect। कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो हीट एनर्जी को ज़्यादा वो ट्रैप करती है, ट्रैप करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसी इंक्रीज़ इन टेम्परेचर को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये इफेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा। और इसी इंक्रीज्ड वार्मिंग ड्यू टू इंक्रीज्ड वार्मिंग दिस फिनोमिना इज़ आल्सो कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। इसी फिनोमिना को हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं।